सैम, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, यूनिट 5 का आज का मेरा विषय है परिवहन। परिवहन का भौतिक वितरण प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारी परिवहन किसको बोलते हैं, मनुष्य और माल दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। हमें अपने भौतिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सुदृढ़ परिवहन की जरूरत पड़ेगी। सुदृढ़ परिवहन से क्या होता है, जो माल है वो सही स्थान पर, सही समय में, सही हालात में और न्यूनतम लागत पर पहुंचता है, जिससे हमारी भौतिक वितरण प्रणाली है वो सुदृढ़ बनती है। परिवहन को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। थल परिवहन में हम सड़क और रेल परिवहन दोनों को शामिल करते हैं। सड़क परिवहन जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, प्रादेशिक राजमार्ग हैं, जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं और जो हमारी सीमावर्ती सड़कें हैं, उन सड़कों को शामिल किया जाता है। सड़क परिवहन में जैसे हम ट्रक है, ट्रॉली है, बस, कार या कोई ऑटो, रिक्शा, इस तरह के साधन हम सड़क परिवहन में यूज करते हैं। और जो हमारा सड़क परिवहन है वो बहुत ही लोचशील और सस्ता साधन है। जैसे रेल में हम पटरियां बिछाने के लिए उसको रख रखाव में बहुत अधिक खर्चा आता है, लेकिन सड़क जो है उसमें उतना खर्चा, सड़क को बनाने में उतना खर्चा नहीं आता। और सड़क परिवहन में हम जिसको जब चाहे उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम माल को जिस स्थान पर पहुंचा रहे हैं, अगर हमें बीच में कहीं और स्थान पर पहुंचाना पड़े तो हम अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। और जैसे ये हमारे कोई स्थान जैसे उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी दूर दराज के क्षेत्र है या ग्रामीण इलाका है, कच्ची सड़कें हैं, वहां पर जो है जहाँ पर रेल परिवहन काम नहीं आता, वहां पर हम सड़क परिवहन का यूज कर सकते हैं। ये हमारा रेल परिवहन से सस्ता पड़ता है। इसके बाद है जो रेल परिवहन है। रेल परिवहन का हम यूज कब करते हैं, जो आज के जमाने में आधुनिक में बहुत अधिक माल को और मनुष्य को पहुंचाने का बहुत ही प्रचलित साधन रेल परिवहन है। रेल परिवहन की सहायता से बहुत ही बड़े पैमाने पर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। बहुत सारे सामान है जैसे अनाज, कोयला या लोहा है, रासायनिक पदार्थ है या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का सामान है, रासायनिक खाद है, इस तरह के सामान को पहुंचाने के लिए रेल परिवहन का यूज किया जाता है। और जो रेल परिवहन में हमारा जो कॉस्ट है, अगर हम बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाते हैं तो सड़क परिवहन की अपेक्षा हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। इसके बाद है जल परिवहन। जल परिवहन जो है हमारा जल परिवहन। जो जल परिवहन है बहुत ही हमारा प्राचीन साधन है। हमारा जो सभ्यता और संस्कृति का आदान प्रदान वो जल परिवहन के एक देश से दूसरे देश में जल परिवहन के द्वारा ही शुरू हुआ। जल परिवहन जो है बड़े बड़े सामानों को पहुंचाने में जल परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता साधन हमारा रहता है। बहुत ही जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय और एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में जल परिवहन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण साधन है। आज का जो हमारा बहुत अधिक व्यापार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ज्यादा से ज्यादा, वो जल परिवहन समुद्री मार्ग के रास्ते से ही किया जाता है। और जो हमारा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जहाँ पर जंगली एरिया है, जैसे जहाँ पर पहुंचना संभव नहीं होता, जहाँ पर सड़क और रेल यातायात संभव नहीं है, वह जल मार्ग के सहारे परिवहन किया जा सकता है। और जैसे हमारी बहुत सारी औद्योगिक मशीनरी है या कोई हमारा रासायनिक सामान है या कोई हमारा सुरक्षा का सामान है, वो जो सारे सामान है वो सड़क परिवहन या जल परिवहन के सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद थर्ड है वायु परिवहन। वायु परिवहन में हमारे बहुत सारे, आजकल वायु परिवहन के लिए बहुत सारे जो प्राइवेट या गवर्नमेंट, बहुत सारी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसमें हमारी कुछ 2 प्रमुख है गवर्नमेंट, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। जो इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन है वो हमारे जो देश के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक या हमारे पड़ोसी देशों तक जो सामान को पहुंचाने में इसका यूज किया जाता है, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन का। और जो हमें अगर एक देश से दूसरे देश में हमें दूर दराज क्षेत्रों में व्यापार करना हो तो हम एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे तीव्र साधन है, बहुत ही तेज गति वाला साधन, वो हमारा वायु यातायात ही है। इसकी सहायता से जो माल है बहुत तीव्र गति से हम जो है हजारों किलोमीटर की दूरी वो कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। और इसकी सहायता से हमें जैसे कुछ भी जैसे हमें इसमें बहुत आरामदायक रहता है। इसमें किसी प्रकार के टकराव की या किसी चीज की भीड़ भड़ाके की उसकी मुसीबत से हम छुटकारा पा लेते हैं। और जो बहुत ही शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं, फल फूल, सब्जियां, मछली इत्यादि, वे जो है वायु परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाती है।
और जो हमारे बहुमूल्य कीमती वस्तुएं हैं, हीरे जवाहरात हैं, इनको पहुंचाने में वायु परिवहन की मदद ही ली जाती है। परिवहन के वर्गीकरण के बाद है कि हम परिवहन के कौन से साधन का चुनाव करें, थल, जल और वायु में से। इसके लिए बहुत सारे घटक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट है उपयुक्तता। हमें तीनों में से कौन सा उपयुक्त है। जैसे कि बहुत अधिक अगर निर्यात करने में या आयात करने में हमें बहुत अधिक भारी सामान का यूज करना हो, बहुत ही भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए हम वायु परिवहन हमारे लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। उसके लिए हमें थल परिवहन या जल परिवहन इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर हमारी बहुत अधिक बहुमूल्यवान वस्तु है या कोई नाशवान वस्तु है, वो जो है थल परिवहन और जल परिवहन उसमें बहुत अधिक समय ले लेगा, इसलिए उसमें वायु परिवहन ही उपयुक्त रहेगा। सेकंड है सुरक्षा। कई बार बहुत अधिक ऐसा सामान होता है जिसकी क्षतिग्रस्त होने की, कांच का सामान है या उसका आकार परिवर्तन होने की बहुत अधिक समस्या रहती है। तो ऐसे में हमें ऐसे परिवहन का चुनाव करना पड़ेगा जो शीघ्रता से उस वस्तु को पहुंचा दे, और शीघ्र जो साधन है वो वायु परिवहन है। इसके अतिरिक्त अगर हमें कोई ऐसा साधन हो जैसे रेल परिवहन का साधन है, उसकी दूरी कम हो तो हम उसके जरिए भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर सड़क परिवहन है उसके जरिए हमें बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसके अतिरिक्त और थर्ड है लागत। एक विपणनकर्ता को लागत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जल, थल और वायु तीनों में से किसकी लागत ज्यादा है, वो माल के अकॉर्डिंग अगर उसकी पर यूनिट कॉस्ट जिसमें भी कम आती हो वो उसी का चुनाव करेगा। फोर्थ है गति। अगर हमें माल को अधिक जल्दी ही पहुंचाना हो, हमारे पास समय कम हो, तो हमें वायु परिवहन का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी वस्तुएं जैसे फल फूल, सब्जियां, मछली या कोई बहुमूल्य वस्तुएं हैं, हीरे जवाहरात, इन वस्तुओं को यूज करने में, इस वस्तु के परिवहन में हम वायु परिवहन का ही सहारा लेते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम सामान को बहुत थोड़ा टाइम ले भी सकते हैं, बहुत थोड़ा टाइम बाद भी पहुंचा सकते हैं, तो उसमें हम रेल परिवहन या सड़क परिवहन इनका भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है लोच। लोच का मतलब है परिवर्तन। अगर हमें जिस परिवहन का हमने चुनाव किया हुआ है, अगर हम उसमें उस परिवहन में हमें जिस स्थान पर पहुंचना है, हमें उस स्थान में परिवर्तन करना हो, तो हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। अगर रेल है, रेल तो अपना सामान अगर हमने एक बार उसमें लोड कर दिया तो वो उस स्थान तक पहुंचाएगी ही, लेकिन सड़क परिवहन में हम उस स्थान को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सड़क परिवहन जो है बहुत अधिक लोचशील साधन है। सिक्स्थ है नियमितता। कुछ जो माल होते हैं हमें जो जिसके पास पहुंचाने होते हैं, हमें रेगुलरिटी होती है कि वहां तक पहुंचाना ही है। हम उसमें कोई भी बीच में उसमें टाइम नहीं ले सकते। जैसे कि कई बार जैसे जल परिवहन है या वायु परिवहन है, उसमें मौसम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर मौसम खराब हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो तो हम इसमें वायु परिवहन उसमें सफल नहीं होगा, ना उसमें जल परिवहन सफल होगा। लेकिन जो रेल परिवहन है, अगर मौसम की प्रतिकूल भी हो तो उसमें भी हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सेवंथ है समय की पाबंदी। कई बार जब हमें सामान को पहुंचाना हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा साधन हमें जिसको हमें पहुंचाना है उसने हमें कितना टाइम दिया और वो कितने समय में हमें पहुंचाने में संभव हो पाएगा। हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा। जल, थल और वायु जो भी हमारे माल को सही समय पर पहुंचा देगा, हम उसी का यूज करेंगे। इसके बाद एट्थ है उपलब्धता। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें कौन सा साधन उपयुक्त है, लागत कम है, ज्यादा है या हमें टूट फूट वाला है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो साधन उपलब्ध है या नहीं। कई बार हमें रेल या वायु साधन जो है उपलब्ध ही नहीं होता। अगर हमें उपलब्ध ही नहीं होगा तो हम उसको यूज कैसे करेंगे। जिस माल को पहुंचाने के लिए जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, हम उसी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है इसका महत्व। परिवहन का बहुत अधिक महत्व है। नंबर फर्स्ट है बड़े पैमाने पर उत्पादन। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल, श्रम, औजार की जरूरत पड़ती है। परिवहन के साधन हमें बहुत दूर दूर से भी उपलब्ध करवा देते हैं, और जो उनका उत्पादित माल है वो बहुत दूर दूर तक उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे जो परिवहन है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाता है। और इससे बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन से हमें बहुत अधिक लाभ भी मिलते हैं और वस्तु का मूल्य है वो कम हो जाता है। और सेकंड है परिवहन एवं उपभोग। आज हमारा जो विश्व है वो एक बाजार बन गया है। जो भारत के में उत्पादित चीजें हैं वो जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड बहुत दूर दूर तक उपलब्ध हैं, और वहाँ की जो चीजें हैं जापान, जर्मनी या स्विट्जरलैंड या बहुत से दूर दूर तक विदेश में भी वो भारत में उपलब्ध है। इस तरह से जो हमारा व्यापार है वो एक देश से दूसरे स्थान तक परिवहन के साधन की सहायता से ही संभव है। और तीसरा है परिवहन एवं रोजगार। परिवहन में जैसे जल परिवहन है, वायु परिवहन है या सड़क परिवहन है, इसमें रेल परिवहन है, इसमें पटरियां बिछाने या इनके रख रखाव के लिए या इनको चलाने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की
या कर्मचारियों की या तकनीकी विशेषज्ञों की, इंजीनियरों की बहुत सारी जरूरत पड़ती है, जो कि उत्पादन के रोजगार जिससे बढ़ते हैं। इससे परिवहन रोजगार के उत्पादनों को बहुत अधिक बढ़ाता है। नंबर 4 है परिवहन एवं कृषि। कृषि के लिए बहुत सारे हमें मशीनरी की या औजार की या कृषि यंत्र की, रसायन खाद की बहुत ही जरूरत पड़ती है। एक लिमिटेड क्षेत्र में यह संभव नहीं होता कि वो सारे उपलब्ध हो, और जो परिवहन के साधन है वो बहुत दूर दूर से भी इन साधनों को उपलब्ध बनवाता है। और जो कृषि का जो एक बार उत्पादन बनकर तैयार हो जाता है उस तक दूर दूर तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन ही काम में लाते हैं, जिससे हमारा जो कृषि का उत्पादन है वो बहुत अधिक पैमाने पर परिवहन के साधनों के कारण ही बढ़ गया है। और नंबर 5 है परिवहन एवं कीमत स्थिरता। जो एक वस्तु का उत्पादन है, आपने देखा होगा कि मौसम, एक विशेष मौसम में एक विशेष वस्तु का ही उत्पादन होता है, जिससे वस्तु की पूर्ति उस विशेष मौसम में बहुत अधिक बढ़ जाती है, और पूर्ति बढ़ने से कीमत गिर जाएगी। लेकिन परिवहन के साधन की सहायता से जहां उसकी मांग होती है वो वस्तु वहां पर उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिससे मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन बना रहता है। दोनों में संतुलन बना रहने से कीमत एकदम गिरती नहीं है, उसमें बैलेंस रहता है। नंबर 6 है संतुलित क्षेत्रीय विकास। आपने देखा होगा, अब जो जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर भी परिवहन के साधनों की सहायता से ही पटरियां बिछाकर या सड़क परिवहन का विकास करके या रेल परिवहन का विकास करके वहां पर बहुत अधिक उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। उद्योग धंधे स्थापित किए जाने से वहां पर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से बहुत सारी और भी सुविधाएं बढ़ेगी, जिससे उस क्षेत्र का विकास होने लगता है। नंबर 7 है प्राकृतिक साधनों का विदोहन। हमारे देश में प्राकृतिक साधन बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने की या विदोहन करने की समस्या है। विदोहन करने की समस्या में जैसे औजार, वहाँ औजार लाना या उसके लिए श्रम उपलब्ध करवाना, ये जो सारे साधन हैं ये परिवहन की सहायता से ही संभव हो पाते हैं। और जो विदोहन से जो खनिज तेल, जो रसायन पदार्थ निकलते हैं, उनको दूर दूर तक पहुंचाने का काम भी परिवहन के साधन ही करते हैं। इस तरह से परिवहन के साधनों ने प्राकृतिक साधनों के विदोहन को संभव बना दिया है। नंबर 8 है रोजगार अवसरों का सृजन। रोजगार अवसर जैसे कि परिवहन के साधनों से बहुत अधिक बढ़ गए हैं, बहुत अधिक रोजगार जो है सड़क परिवहन में, रेल परिवहन में, वायु परिवहन में इनकी जरूरत पड़ती है, जो परिवहन के साधनों ने संभव बना दिया है। नंबर 9 है परिवहन एवं व्यापार। अब जो हमारा व्यापार है किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। एक क्षेत्र में अब क्या है कि हमें जो है, जो क्षेत्र या देश जिस व्यापार में वो आगे हो, जिसके वस्तु के उत्पादन में वो सबसे आगे हो, जिसमें उसको संभव बनाया हो, उसमें वह उत्पादन कर सकता है। और जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो किसी और से भी मंगवा सकता है। जैसे कि जापान जो है तकनीकी या मशीनरी उपकरणों में उसी में तरक्की कर रहा है, जबकि वो अपनी और आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो आयात से संभव बना